नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है भूगोल माइंड मैप के जरिए, इसमें आज हम चट्टानों का टॉपिक पढ़ेंगे। अब हमें सबको पता है कि जमीन में जो मूलभूत चीजें होती है जिससे चट्टानें बनती है वो होते तत्व। तो इसलिए पहले जानते हैं तत्वों के बारे में। तत्वों के बारे में अगर जाने तो इनकी सूची जानना बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा से लेके सबसे न्यूनतम तक कौन से तत्व धरती में फैले हुए हैं। तो इसे हमने दो भागों में विभाजित किया हुआ है, भूपर्पटी और संपूर्ण पृथ्वी। अगर आप भूपर्पटी की बात करो तो इसका एक निमोनिक बना हुआ है जिसका नाम है ओजाइक एमएसपी। इसका मतलब ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तत्व जो होते हैं ये धरती के अंदर सबसे ज्यादा से सबसे कम की प्रणाली में लगे हुए हैं यहाँ पर। तो उसका एक निमोनिक बनाया मैंने ओजाइक एमएसपी। इसका मतलब ऑक्सीजन भूपर्पटी में सबसे ज्यादा है और सबसे कम है पोटेशियम, तो इसका निमोनिक। इसके अलावा संपूर्ण पृथ्वी की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी, इसका मतलब हम पृथ्वी के केंद्र की, पृथ्वी के कोर की भी बात कर रहे हैं उसमें। और चूंकि कोर जो है वो लोहे का बना हुआ है, इस वजह से यहां पर ये निमोनिक IOSMnSC है जिसमें आयन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, निकेल, सल्फर, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे कम होता है अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो ये तो हो गया तत्वों के बारे में। अब तत्वों का मिला के बनता है यौगिक, यौगिक के मिला के बनते हैं खनिज, और खनिज का मिला के बनता है दो या दो से ज्यादा खनिजों का मिला के बनता है चट्टान। तो सबसे पहले जानते हैं खनिजों की विशेषताओं के बारे में। खनिजों की विशेषताओं की अगर बात करें तो बाहरी क्रिस्टलीय रूप होता है खनिजों में, जो उनको अणुओं की व्यवस्था के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। तो उनके अणुओं की व्यवस्था कैसी है, इस हिसाब से उनका एक बाहरी क्रिस्टलीय रूप होता है। अब वो जो क्रिस्टलीय रूप जो होगा उनका, वो घन हो सकता है, अष्टफलक हो सकता है या फिर षटकोणीय भी हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ उनमें विदलन वाली भी विशेषताएं होती है। विदलन क्या होता है, जब किसी खनिज में कोई दरार जाती है तो दरार अगर एक विशिष्ट रूप से उसके अंदर जा रही है तो उसे विदलन कहते हैं। तो इसमें विशेष रूप से टूटना, इसका मतलब जहां से वो टूटा है वहां पर एक सपाट सतह बनती है, तो उसे कहते हैं विदलन। भंग ये विदलन के बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है, जिसमें अनियमित रूप से टूटता है ये। तो अगर किसी खनिज में दरार चली जाए तो वो अगर अनियमित रूप से टूट गया इस तरीके से कि अगर उसकी जो दरार जहां पे गई है वहां पर अगर सपाट सतह नहीं बन रही है तो उसे कहेंगे हम लोग भंग। तो विदलन और भंग में ये अंतर होता है। इसके अलावा चमक, अब इसमें प्रकाश किस तरीके से जा रहा है उस हिसाब से, क्या ये धात्विक है, रेशमी है या चमकदार है, उस हिसाब से किसी भी खनिज का चमक भी हम लोग उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसमें रंग जो है वो आणविक संरचना और उसकी शुद्धता और अशुद्धता के बदौलत हासिल की जा सकती है, तो उससे हम लोग उसका रंग भी ढूंढ सकते हैं। धारी की अगर बात करें तो रंग और धारी में यह अंतर है कि खनिज को देखने के बाद आप उसका रंग देख सकते हो, मगर अगर आपको उसकी धारी देखनी है तो उसके लिए आपको खनिज को पीसना होगा। पीसने के बाद उसका जो पाउडर बनेगा तो उसका जो रंग होगा वो होती है उस खनिज की धारी। पारदर्शिता की बात करें तो प्रकाश गुजरने की क्षमता जो होती है उसे पारदर्शिता कहते हैं। संरचना की अगर बात करें तो व्यक्तिगत क्रिस्टल की अवस्था क्या है ये उसकी संरचना डिफाइन करते हैं। तो संरचना में व्यक्तिगत क्रिस्टल की अवस्था में महीन हो सकता है, मध्यम हो सकता है, दानेदार हो सकता है या फिर वो रेशेदार भी हो सकता है। इसके अलावा खनिज की दूसरी खासियत कठोरता भी होती है। तो कठोरता की अगर बात करें तो खनिजों में सबसे कठोर होता है डायमंड और सबसे कम कठोर होता है टैल्क। तो सबसे मुलायम होगा टैल्क और डायमंड सबसे कठोर। विशिष्ट गुरुत्व, ये भी एक खनिज की बहुत जबरदस्त खासियत होती है। विशिष्ट गुरुत्व किस तरीके से नापा जाता है, तो मैंने यहां पे सीधा लिख दिया है, इसमें खनिज का भार और उसको हम लोग भागाकार किए गए पानी के भार के साथ। तो खनिज का भार और पानी का भार। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग खनिजों की खासियत बता सकते हैं। अब विशेषताएं देखते हैं किसकी, चट्टानों की। चट्टानों की विशेषताएं जो होती है वो उनकी बनावट, उनकी संरचना, उत्पत्ति का प्रकार, रंग, पारगम्य, कठोरता और घनत्व के हिसाब से बताई जाती है। बनावट की अगर बात करें तो बनावट में सिर्फ रंग नहीं आता, मगर उसको महसूस करने के बाद वो खुरदुरा है या फिर वो मुलायम है, ये सारी चीजें भी बनावट में आ जाती है। संरचना होती है, संरचना मतलब उसके अंदर जो अणु होते हैं, अणुओं का किस तरीके से मेलजोल बना हुआ है, तो उसे संरचना कहते हैं। संरचना में क्या उसका अवसादों से बना हुआ है या फिर वो जमीन के अंदर घुसने से बना हुआ है, तो इन सारी ये उसका उत्पत्ति का प्रकार होता है जो अलग अलग भागों में फिर चट्टानों को विभाजित करता है।
इसके अलावा उस चट्टान का रंग क्या होगा, पारगम्यता क्या होगी, क्या उसमें पानी जा सकता है या नहीं जा सकता है, पारगम्यता के साथ साथ उसका छिद्रपूर्ण व्यवहार वो भी देखा जाता है। इसके अलावा कठोरता, घनत्व, अब ये सारी जो खासियत है, राइट, विशेषताएं जो है, ये किसी चट्टान को अलग अलग चट्टानों में विभाजित करने में मदद करती है। तो चलो फिर ये देखते हैं कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है। चट्टानों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो यहां पर 3 प्रकार की चट्टानें आपको दिख रही होगी। आग्नेय चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें जिसे कहते हैं। अब आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान इसलिए कहते हैं क्योंकि धरती पे सबसे पहले यही चट्टान बनी थी, तो इसी वजह से ये प्राथमिक चट्टान मानी जाती है। ठीक है, क्यों बनती है ये? लावा के ठोस होने के कारण। अब हम सब जानते हैं कि हमारी धरती जब बन रही थी तो उस वक्त वो धीरे धीरे स्थायु रूप में आ रही थी, तरल रूप से स्थायु रूप में आ रही थी। मैग्मा का ठोसीकरण हो रहा था, ठोसकरण हो रहा था, इस वजह से उस वक्त आग्नेय चट्टानें बनी। ये सबसे पहले बनी थी, इसीलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ये काफी कठोर होती है, इस वजह से ये अपारगम्य और अछिद्रपूर्ण भी होती है। तो इसमें छिद्र नहीं होते और ये अपारगम्य होता है, अपरतीय भी होती है ये। अब देखो ये जो उसकी विशेषता है, कठोर है, अपारगम्य, अछिद्रीय है ये। इसी वजह से ऐसी जगह जहां पर आग्नेय चट्टानें बनी हुई हैं, उन जगहों पर आप अगर देखो तो भूतल के अंदर जो पानी होता है उसकी मात्रा काफी कम होती है, क्योंकि पानी, बरसात का पानी जमीन के अंदर जा नहीं सकता। इसके अलावा ये प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टान जो होती है वो क्रिस्टलीय होती है, उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं। रासायनिक अपक्षय इसमें काफी कम होता है, प्रतिरोध करती है ये, रासायनिक अपक्षय इतने आसानी से होने नहीं देता। मगर इसमें एक अपवाद है जिसका नाम है बसाल्ट। बसाल्ट का रासायनिक अपक्षय जल्दी हो सकता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते, क्योंकि जो भी जाएगा उसके अंदर वो तो जल जाएगा ना, तो जीवाश्म होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके उदाहरण अगर देखा जाए तो ग्रेनाइट, बसाल्ट, ऑलिवाइन इत्यादि इसके उदाहरण है। अवसादी चट्टानों की अगर बात करें तो अवसादी चट्टानें अपक्षय, अपर्दन, निक्षेप और लिथिफिकेशन की प्रक्रिया से बनते हैं। अब अपक्षय क्या होता है? एक चट्टान ले लो आप, उस जगह पर वो तापमान के कम ज्यादा होने की वजह से या फिर बरसात के पानी की वजह से जब धीरे 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 टूट जाएगी बिना अपनी जगह से हिले, तो उसे अपक्षय कहते हैं। मगर हमारे पूरे संसार में कई सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो उन अवसादों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में मदद करते हैं। तो उन अवसादों के उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं अपर्दन। तो अपर्दन क्या है? जो अवसाद है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं अपर्दन। अपर्दन होने के लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है, बराबर। इसी के साथ साथ निक्षेप होने के लिए भी कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाओगे तो उधर रखोगे उसको कहते हैं निक्षेप। इसके अलावा लिथिफिकेशन, मतलब हमारे पूरे संसार में पानी जो होता है, जैसे हमारे घर पे फेविकॉल होता है दो चीजों को चिपकाने के लिए, उसी तरीके से हमारे नेचर में पानी जो होता है ये बहुत जबरदस्त भूमिका निभाता है एक दो अलग अलग अवसादों को चिपकाने के लिए। किस तरीके से? पानी होने के कारण या फिर जमीन में नमी होने के कारण, नमी तो पानी की वजह से ही होगी ना, तो नमी होने के कारण होता क्या है, वहां पे जीवों की उत्पत्ति होती है या फिर वहां पे रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। अब इनके चलते वहां पर जो अवसाद है वो एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा अवसादी चट्टानें जो होती है इनकी सतह पर अगर बात करें, सतह मतलब जिसपे हम लोग चलते हैं, तो 75% सतह जो होती है वो अवसादी चट्टानों की बनी हुई रहती है। मगर अगर हम पूरी भूपर्पटी की अगर बात करें तो भूपर्पटी का सिर्फ 5% जो है वो अवसादी चट्टानें बनाती है। वो इसलिए क्योंकि अपक्षय, अपर्दन, निक्षेप और लिथिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ सतह पर ही होती है, अंदर भूपर्पटी के अंदर नहीं, भीतर नहीं हो पाती। अब इसमें जीवाश्म होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जीवाश्म होते हैं। ये परतीय होती है, अक्रिस्टलीय होती है। इसके अलावा ये कमजोर होती है, लचीली भी होती है, इस वजह से इसमें मोड़ आना काफी आसान है। इसलिए अगर आप देखो ज्यादा से ज्यादातर वलीय पर्वत जो होते हैं ना वो अवसादी चट्टानों से बने हुए रहते हैं। मगर ये भी याद रखो कि वलीय चट्टानें जो होती है, वलीय पर्वत जो होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अवसादी पूरा 100% वो अवसादी चट्टानों की बनी होगी। उसमें से वो अवसादी चट्टानों की मैक्सिमम अवसादी चट्टानों की बनी तो जरूर होगी, मगर उनके अंदर रूपांतरित चट्टानें तथा आग्नेय चट्टानें वो भी होती है। इसके अलावा ये पारगम्य और छिद्रपूर्ण होती है, इसी वजह से ऐसी जगहों पे जहां पर अवसादी चट्टानें हैं वहां जलोढ़ के मैदान भी बनते हैं, और उसी के साथ साथ पानी जो होता है वो जमीन के अंदर काफी आसानी से जा सकता है। तो भूमिगत पानी जो होता है, जमीन के अंदर मिलने वाला जो पानी होता है वो काफी आसानी से मिलता है। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। रूपांतरित चट्टानों की अगर हम बात करें
तो ये दबाव, तापमान और आयतन, इन तीन चीजों की वजह से बनता है। अब कैसे? गहराई में बनती है। पहली बात, रूपांतरित चट्टानें हमेशा जमीन के गहराई में ही बनती चली जाएगी। इसमें पूर्व चट्टान का होना जरूरी है। इसका मतलब रूपांतरित चट्टान बनने के लिए आपको पहले से वहां पर कोई ना कोई, जमीन के अंदर कोई ना कोई एक चट्टान होना बहुत जरूरी है, तभी रूपांतरित चट्टान उस चट्टान से बन पाएगी। होता क्या है ना, कोई चट्टान अगर जमीन के अंदर है तो उस पर अगर बहुत ज्यादा दबाव लगा दिया जाए या फिर उस पर अगर बहुत ज्यादा उसको उष्णता दी जाए तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर का जो एक अणुओं का संरचना जो है वो संरचना बिगड़ती है, वो वापस रिक्रिस्टलाइज होता है, उसमें स्फटिकीकरण फिर से एक बार होता है और उसी वजह से वो पत्थर उसी जगह पे रह के, वो चट्टान अंदर रह के ही दूसरी चट्टान में रूपांतरित हो जाती है। अब आप इसमें समझो, इसमें ना हमने चट्टान को तोड़ा ना चट्टान को पिघलाया, तो ये कोई भी प्रक्रिया इसमें नहीं होती। जो चट्टान जहां पर है वही रहेगी, मगर उच्च तापमान तथा उच्च दबाव के चलते या फिर दोनों में से किसी एक के चलते ये चट्टान जो है ये रूपांतरित चट्टान में बदल जाती है। ठीक है, तो बनने की प्रक्रिया को रूपांतरण और पुनः रूपांतरण कहते हैं। अगर किसी अवसादी चट्टान या फिर किसी अग्नेय चट्टान से अगर रूपांतरित चट्टान बन रही है तो उसे हम लोग रूपांतरण, उस प्रक्रिया को रूपांतरण बोलेंगे। मगर अगर वो किसी दूसरे रूपांतरित चट्टान से एक बन रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे पुनः रूपांतरण। ठीक है, इसके अलावा ये अति ठोस होते हैं क्योंकि दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो अति ठोस बन जाता है। जीवाश्म का होना पूर्व चट्टानों पर निर्भर करता है। अब अगर कोई अवसादी चट्टानों से बना हुआ है तो उसके अंदर जीवाश्म मिलने की कुछ संभावनाएं होती है, मगर अगर वो किसी आग्नेय चट्टान से बना हुआ है तो उसमें जीवाश्म होने की संभावनाएं बहुत ही कम होगी। ये अपरतीय होती है, कठोर होता है, अपारगम्य और अछिद्रपूर्ण होती है ये। उदाहरण इसके संगमरमर है। संगमरमर जो है वो चूना पत्थर से बना हुआ रहता है, सिस्ट जैसे शेल से बना हुआ रहता है, क्वार्ट्जाइट बलुआ पत्थर से बनता है। तो ये हो गया हमारे सारी चट्टानों का वर्गीकरण। अब समझते हैं अग्नेय चट्टानों के अलग अलग प्रकार। अग्नेय चट्टानों को अगर अलग अलग भागों में विभाजित किया जाए तो अलग अलग आधारों पर उसको विभाजित किया जाता है, जैसे संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। संरचना के आधार पर अगर इनका विभाजन किया जाए तो यहाँ पर फेल्सिक, मध्यम, मैफिक और अल्ट्रामैफिक, इनमें उनको विभाजित किया जा सकता है। जैसे फेल्सिक में क्या है, उच्च सिलिका है इसके अंदर, तो 65% से लेके 85% तक इसमें सिलिका होता है। इसी वजह से फेल्सिक जो होता है वो काफी गाढ़ा होता है, क्योंकि सिलिका अगर ज्यादा है तो वो गाढ़ा ज्यादा होगा। हल्का रंग होता है इसमें, ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। इसके अलावा मध्यम अगर संरचना के आधार पर अगर मध्यम है ये आग्नेय चट्टानें, तो इसमें सिलिका की मात्रा 55% से 65% तक है। तो इसका मतलब अब इसका जो गाढ़ापन है वो थोड़ा सा कम हुआ। मैफिक से हल्की होती है ये, एंडेसाइट जो पत्थर है, एंडेसाइट चट्टान इसका उदाहरण है। मैफिक में सिलिका की मात्रा सिर्फ 45 से 55% होती है, तो इसी वजह से ये जो है ये काफी तरल होता है, ये गाढ़ा नहीं होता। इसी के साथ साथ इसमें आयन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है। गहरा रंग होता है, इसका उदाहरण है बसाल्ट। अल्ट्रामैफिक की बात करें तो इसमें सिलिका सिर्फ 40% होता है या फिर उससे कम। तो इसका मतलब ये जो है ये बहुत ज्यादा तरल होगा, पानी की तरह, बहुत सघन होता है और गहरा रंग होता है। कई जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये बोलना होता है कि सर आप एक जगह पे बोल रहे हो कि वो तरल है और एक जगह पे आप बोल रहे हो कि वो सघन भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, किसी भी वस्तु का घनत्व जो होता है ना, वो उसके गाढ़ेपन या फिर उसके तरल जो उसका रूप होता है उस पे तो निर्भर खैर करता भी है, बट उसके अलावा उस पदार्थ में वो पदार्थ जो है वो किन चीजों का बना हुआ है उस पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अब अगर मैं बात करूं अल्ट्रामैफिक और मैफिक की, तो इसमें आयन और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है और फेल्सिक और मध्यम में आयन और मैग्नीशियम की मात्रा जो होती है वो कम है। क्योंकि आयन का घनत्व ज्यादा है, इस वजह से मैफिक और अल्ट्रामैफिक के अंदर आप अगर देखोगे तो उनका घनत्व ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा है और इनमें कम होने की वजह से उनका घनत्व कम है। जबकि फेल्सिक और मध्यम जो है ये गाढ़े होते हैं और मैफिक और अल्ट्रामैफिक ये काफी तरल पतले होते हैं। बनावट के आधार पर अगर देखा जाए तो काचीय, अफाइनिटिक, फेनेरिटिक, पोर्फिराइटिक, पायरोक्लेस्टिक और वेसिकुलर, इन भागों में इनको विभाजित किया जाता है। काचीय की बात करें तो ये लगभग अदृश्य कणों से बने हुए रहते हैं, तो इसका मतलब वो चमकते हैं काफी, क्योंकि एकदम अदृश्य कण होते हैं। इसमें लस्टर भी होता है, चमकदार भी होते हैं ये। अफाइनिटिक की अगर बात करें तो ये काफी महीन कणों से बने हुए रहते हैं। फेनेरिटिक की बात करें तो इनके कण जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो बड़े क्रिस्टल से बना हुआ रहता है। पोर्फिराइटिक जो है ये मिश्रित होते हैं, मिश्रित मतलब छोटे बड़े कणों से मिलकर बनते हैं।
पायरोक्लास्टिक की अगर बात करें तो ये खंडित टुकड़ों से बनता है, अलग अलग छोटे छोटे खंडित टुकड़े जो होते हैं उनका मिलके बनता है। तो आपको खंडित टुकड़े उस चट्टान में दिखाई देंगे। तो कई बार क्या होता है ना, खंडित टुकड़ों की वजह से वो बनी हुई अग्नेय चट्टान है, तो उसको देख के कई लोगों को लगता है कि अच्छा ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण होगा, मगर ऐसा नहीं है। होता क्या है ना कि अलग अलग छोटे छोटे कई जगहों पर अलग अलग अग्नेय चट्टानें बनी हुई है, मगर जब अगर टूट रहे हैं अवसादों में नहीं, बड़े बड़े खंडों में, तो वो खंडित और धीरे 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 चिपक जाती है और एक नया अग्नेय चट्टान बनाती है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पायरोक्लास्टिक। वेसिकुलर जो होते हैं इसमें लंबे छिद्र होते हैं, स्कोरिया हो गया या फिर प्यूमाई स्टोन हो गया। हमारे घरों में बाथरूम में जो हमारे पैर घिसने के लिए या नहाते वक्त यूज करे जाने वाले जो चट्टाने होती है, जो स्टोन होते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं प्यूमाई स्टोन। ठीक है, तो ये प्यूमाई स्टोन जो है ये उदाहरण है किसका, वेसिकुलर चट्टान का। ठीक है, कैसे बनते हैं ये, जब ज्वालामुखी फटता है और लावा जमीन पे आता है तो उस लावा का जो झाग होता है, तो वो झाग जब ठंडा होता है जैसे कि वैसे, तो वो बनाता है प्यूमाई स्टोन, और स्कोरिया भी बनाता है उससे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करी जाए तो अंतर्वेदी और बाह्यक्षिप्त ये दो भागों में विभाजित किया जाता है। अंतर्वेदी में बैथोलित आता है। बैथोलित मतलब क्या, अनियमित गुंबद आकृति होती है इसकी। अच्छा, मैं अंतर्वेदी की अगर बात करूं तो ऐसा है कि मैग्मा जब जमीन पर निकल रहा होता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा निकल के आ जाए ऊपर, कभी कभी वो अंदर सतह के अंदर भी अटक के रह जाता है, तो वहां पर वो अंतर्वेदी चट्टाने बनाता है। अगर वो बाहर निकल के आ गया तो बाह्यक्षिप्त बनाएगा। तो यहां पर अंतर्वेदी में बैथोलित आएगा। बैथोलित कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे इसका जो आकार होता है वो अनियमित होता है और गुंबद आकृति का होता है। ये लेकोलिथ की अगर बात करें तो ये मशरूम शेप का होता है और ये उत्तल आकार का होता है। फैकोलिथ की अगर बात करें तो ये पर्वतों की तहों में मिलता है, इस वजह से फैकोलिथ कहा जाता है। लोपोलिथ की अगर बात करें तो मैग्मा अवतल बेसिन में होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये बिल्कुल लोपोलिथ जो है ये लेकोलिथ के बिल्कुल उल्टा होता है। जहां लेकोलिथ ये मशरूम जैसा दिखता है, वहीं पे अगर लोपोलिथ की बात करें तो ये सॉसर जैसा दिखता है, मतलब ये एक अवतल में मिलेगा, अवतल बेसिन में आपको मिलेगा। सिल्स की बात करें तो सिल्स जो है ये मैग्मा जब बाहर निकल रहा होता है तो कई सारी ऐसी क्षैतिज दरारें होती है, उन क्षैतिज दरारों में वो अटक जाता है, तो इस वजह से दरारों में ठोस क्षैतिज परतें बनती है, वो सिल्स बनाती है। डाइक्स की अगर बात करें तो दरारों में ठोस ऊर्ध्वाधर परतें जो होती है वो डाइक्स बनाती है। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग आग्नेय चट्टानों के प्रकार। अब समझते हैं अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी चट्टानों के वर्गीकरण में क्लास्टिक, रासायनिक रूप से अवक्षेपित और कार्बनिक, ये तीन भागों में उनको वर्गीकृत किया जाता है। क्लास्टिक की अगर बात करें तो ये होते हैं अनाकार और तथा खनिज के टुकड़ों के बने अवसादों से ही बनते हैं। तो मतलब ऐसे टुकड़ों से जिनका कोई आकार कोई फिक्स नहीं है, और खनिज जो होता है उनके अलग अलग बड़े बड़े टुकड़े जो टूटे हुए रहते हैं उनका मिलके बनता है ये रासायनिक अवसादी चट्टान। अकार्बनिक होता है ये, इसका मतलब इसमें ये किसी जीवों से नहीं बनता, जीवों के कणों से नहीं बनता, अजीवों के कणों से बनता है, मतलब किसी रसायनों के कणों से बनता है, किसी खनिजों के कणों से बनता है। रासायनिक रूप से अवक्षेपित, इसका और क्लास्टिक का अंतर क्या है? क्लास्टिक स्थायी रूप में जो पदार्थ होते हैं जो नेचर में ऑलरेडी होते हैं उनका मिलके बनता है, ये उन अवसादों का मिलके बनता है। तथा रासायनिक रूप से जो अवक्षेपित होते हैं वो पानी में घुलते हैं, और पानी जब उनको किसी जगह पर छोड़ जाता है तो वहां पर उनका जमा होने की वजह से बनते चले जाते हैं, जैसे रॉक सॉल्ट होता है। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट जो है वो ये रासायनिक रूप से अवक्षेपित चट्टानों का उदाहरण है। इसमें क्या है, पानी में घुला रासायनिक पदार्थों के निक्षेप से ये बनता है। उदाहरण क्या है इसका, जिप्सम हो गया, नमक की चट्टान हो गई, जो मैंने रॉक सॉल्ट बोला था आपको। काला नमक घर पे खाया होगा आप लोगों ने कभी, तो काला नमक के अंदर वो पत्थर पत्थर जो होते नहीं है ना, वो पत्थर जो है वो इस रासायनिक रूप से अवक्षेपित पदार्थों से बनता है। इसके अलावा कार्बनिक, कार्बनिक की अगर बात करें तो पौधों और जानवरों के जीव पदार्थों से ये बनता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है पीठ। जब पेड़ जो है वो जमीन के अंदर जब दब जाता है तो धीरे 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 वो पीठ बना देते हैं, पीठ से बनता है लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट, तो कोयला जो बनता चला जाता। तो कोयले की सबसे पहला जो चरण होता है कोयले बनने का वो होता है पीठ। तो पीठ जो है ये अवसादी चट्टानों के वर्गीकरण में आता है। अगली जो है वो रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टानें दो प्रकार की होती है, संपर्क रूपांतरण और क्षेत्रीय रूपांतरण। रूपांतरण किस तरीके से हो रहा है उस हिसाब से, उस वजह से रूपांतरित चट्टानों का वर्गीकरण किया जाता है।
संपर्क रूपांतरण की अगर बात करें तो ये चट्टाने जो है ये मैग्मा के संपर्क में आने से बनती है। जैसे घर में आपने देखा होगा जब आप रोटी सेकते हो तो रोटी सेकने से पहले आटे का जो कलर होता है और रोटी सेकने के बाद उसका जो रंग हो जाता है उसमें अंतर होता है काफी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रोटी कोई रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, बस उसका एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके से समझा जा सकता है कि रूपांतरित चट्टाने जो है संपर्क रूपांतरण भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसमें जब मैग्मा जमीन के अंदर से निकलने की कोशिश करता है, यहां से निकलने की कोशिश करता है, तो ये जो भी मैग्मा इन पत्थरों की, इन चट्टानों के अगर टच में आ रहा है तो वो इन चट्टानों को बदल देगा, तो उसे रूपांतरित चट्टाने, संपर्क रूपांतरण कहते हैं। तापमान एक मुख्य कारण है रूपांतरित चट्टाने बनने के पीछे, संपर्क रूपांतरण बनने के पीछे। क्षेत्रीय रूपांतरण की अगर बात करें तो ये दबाव के कारण बनते हैं। ये दो प्रकार में विभाजित किए जाते हैं, स्थैतिक और गतिशील। स्थैतिक जो होते हैं उसमें ऊर्ध्वाधर दबाव लगता है। ऊर्ध्वाधर दबाव मतलब ऊपर से, अधोस्थित बल जिसे कहते हैं, वो अधोस्थित बल लगता है जिस वजह से ये जो चट्टान होती है विस्थापित नहीं होती और उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, संरचना जो है वो बदलती चली जाती है। गतिशील की अगर बात करें तो एक क्षैतिज दबाव के कारण बनती है, मतलब क्षैतिज दबाव जिसे संपीड़न कहते हैं, तो संपीड़न दबाव की वजह से ये बनता है। संपीड़न होने के कारण कई बार क्या होता है कि इसकी मूल स्थिति से ये विस्थापित हो जाता है, वो पत्थर जो है, वो चट्टान एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापित हो जाती है और उसी के साथ साथ उसका रूपांतरण भी हो जाता है। तो ये हो गई रूपांतरित चट्टानों का वर्गीकरण। तो यहां पर हमने एक पूरा की पूरा चैप्टर जो है, जो चट्टानों का एक चैप्टर है, उसे समझ लिया और मैं ये आशा करता हूं कि आपको इस टॉपिक के बारे में, चट्टान के टॉपिक के बारे में काफी अच्छे से जानकारी मिली होगी। अगले सेशन में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, नमस्कार।